सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान को शुरू करेंगे। यहाँ से जेपीएससी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान के बनने के पीछे की मुख्य वजह क्या है, संविधान का निर्माण कैसे कैसे करके हुआ है, वो सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम कंटेंट में ही भारतीय संविधान को कंप्लीट कर दिया जाए। साथ ही जहाँ पे याद करने लायक रहेगा उस जगह को याद करने की कोशिश करेंगे और जो समझने के लायक रहेगा उसको समझेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल। सबसे पहला चीज़ है कि संविधान क्या है। तो संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्व का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। अगर सीधी तौर पर बात किया जाए तो संविधान क्या हो गया, एक ऐसा किताब है जिसमें बहुत सारा नियम और बहुत सारा उपनियम होंगे, जिसके अनुसार क्या होगा, सरकार का संचालन किया जाएगा। या फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो भी है उनका क्या शक्ति होगा, उनका क्या दायित्व होगा, उनका सीमांकन कैसे होगा, या फिर जनता और राज्य के मध्य उनके बीच का संबंध कैसे होगा, वो सारा क्या होगा, एक बुक में लिखा हुआ होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान बोलते हैं। जिसमें कि बहुत सारे अध्याय होंगे, तो जो अध्याय होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। और उस हर भाग में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। तो अगर बोला जाए कि संविधान क्या है, तो देश और राज्य का शासन किस प्रकार से चलेगा उसके लिए जो एक किताब है उसमें बहुत सारा नियम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। जिसमें कि 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। तो प्रीलिम्स में हम लोग का संविधान क्या है करके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। इसको ध्यान रखना है कि संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। यहाँ भाग और अनुसूची में कन्फ्यूज नहीं होना है। भाग 2 वर्ड है तो यहाँ पे दो बार आएगा, यानी कि 22 भाग है और अनुसूची के है 12 है और 395 अनुच्छेद है। इसके अलावा भी बहुत सारा अनुच्छेद है जो 395 अनुच्छेद में ही ABC करके ऐड किया गया है। अब भाग 1, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4 आता है। जिसमें क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। जिसमें अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। इसका बोलने का मतलब ये है कि भारत अगर यूनियन है तो भारत का कोई भी राज्य अगर चाहेगा कि भारत से टूट कर एक अलग स्वतंत्र देश बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन है। अगर हिंदी में बात किया जाए तो संघ, इंग्लिश में बात किया जाए तो यूनियन। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है। इससे कोई भी देश, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। यानी कि अगर कल दिन झारखंड अगर बोलने लगे कि हम अलग होके एक अलग देश का निर्माण करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि झारखंड क्या है, भारत का अभिन्न अंग है। और भारत चूँकि क्या है, राज्यों का यूनियन है, यानी कि झारखंड कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 1 बोलता है। आर्टिकल 2 क्या है, यानी कि अनुच्छेद 2 क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या हो गया कि भारत के बाहर का कोई देश है जो कि भारत में मिलना चाहता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो कि भारत में मिलना चाहता है, तो आर्टिकल 2 के तहत उसे भारत में मिलाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 2 में क्या होगा, नए राज्य का प्रवेश के बारे में बोला गया है। जैसे कि सिक्किम जो था वो हम लोग का सबसे पहले क्या था, वो एक आज़ाद देश था लेकिन वो भारत में मिलना चाहता था, तो उसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो आर्टिकल 1 क्या हो गया, तो भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 क्या हो गया कि अगर कोई नया राज्य या फिर कोई देश का टुकड़ा जो है वो भारत में अगर मिलना चाहता है तो उसको आर्टिकल 2 के तहत भारत में मिलाया जा सकता है। कौन मिलाएगा, तो संसद को अधिकार है। और आर्टिकल 3 क्या हो गया, तो राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यानी कि अगर संसद अगर चाहेगा तो वो किसी भी राज्य को उस राज्य के बिना अनुमति के उस राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर बनाया गया था, तो आर्टिकल 3 वही बोलता है कि राज्य की सीमाओं और क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो आर्टिकल 1 हो गया कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 हो गया कि अगर नया कोई भी कोई भी राज्य या फिर कोई भी देश भारत में अगर मिलना चाहता है तो हम लोग मिला सकते हैं, संसद को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 3 क्या हो गया
कि संसद क्या करेगा, किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा के नाम में परिवर्तन कर सकता है बगैर उस राज्य की अनुमति के। जैसे कि झारखंड का निर्माण किया गया था बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाग 1 में, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो भाग 1 से लेकर 4 तक था, जिसमें से 1, 2, 3 हो गया। अब आर्टिकल 4 को देखते हैं क्या। अनुच्छेद 2 के तहत ही 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो ये भी ध्यान देना है कि आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को 1975 में कौन सा संविधान संशोधन, तो 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर कोई देश का टुकड़ा अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे भारत में मिला सकता है। ये अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। अब आर्टिकल 4, तो जब संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि अगर संसद किसी भी देश के किसी बाहरी देश के टुकड़े को भारत में मिला रही है या फिर भारत के किसी राज्य का नाम या फिर सीमा में परिवर्तन कर रही है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन्हें जो है वो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि अगर किसी भी अनुच्छेद को 368 में रखा गया है तो उसमें राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 के अंदर रखा गया है तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करता है तो उसमें राष्ट्रपति के साइन की अनुमति राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो आर्टिकल 1 क्या हो गया, भारत क्या है, राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन है, यानी कि कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग देश नहीं बना सकता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि अगर कोई बाहरी देश भारत में मिलना चाहता है या फिर किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे मिला सकती है। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आर्टिकल 3 क्या है, तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, जिससे कि झारखंड का गठन बिहार से अलग करके बनाया गया था। आर्टिकल 4 क्या हो गया कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है तो उसे राष्ट्रपति की साइन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग को आर्टिकल 1, 2 और 3 कम से कम ये तीनों हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 4 अगर हमें याद भी नहीं रहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आर्टिकल 1, 2 और 3 को याद रखना होगा। तो इस प्रकार से भाग 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो भाग 1 में क्या है, ये संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल कितना आएगा, 1 से लेके 4 तक आएगा। अब है भाग 2, तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आएगा। तो भाग 1 में आ गया अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आ गया। तो अगला क्या होगा, 5 से शुरू होगा। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, जिसमें क्या दिया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया। तो भाग 2 5 से लेके 11 तक शुरू होगा, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। ये ध्यान देना है कि भारत में एक हरी नागरिकता है, मतलब क्या हो गया कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हम झारखंड का नागरिक हैं, हम क्या है, झारखंड के निवासी हैं। जबकि अगर नागरिक की बात किया जाए तो हम भारत के नागरिक हैं, यानी कि हम लोग केवल देश के नागरिक हैं, अर्थात भारत में एक हरी नागरिकता है। और भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये याद रखना है कि भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो भाग 2 क्या बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल को याद कैसे रखा जाए, देख लेते हैं थोड़ा सा। नागरिकता है, हम लोग क्या होता है, नाग पंचमी करके होता है। तो नाग से नागरिकता, पंचमी से आर्टिकल 5। तो 5 से लेकर 11 तक क्या आएगा, हम लोग का नागरिकता आएगा, जिसमें से भारत में क्या है, एक हरी नागरिकता है। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन भारत में बहुत दिनों तक शासन किया है, तो सिंपल सा नागरिकता हम लोग वहाँ से उठा लें कि इस प्रकार का नागरिकता होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या बोलता है ये हम लोग का आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 6 क्या है, आर्टिकल 7 क्या है, ऐसा करके पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि हो गया कि जब संविधान बना है तो उस समय उन लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर में थे। आर्टिकल 5 क्या है कि जो लोग संविधान के निर्माण के समय जो लोग भारत में थे
उनको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दिया गया। आर्टिकल 6 क्या है कि संविधान बनने से पूर्व पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, यानी कि संविधान जब बन रहा था उस समय एक पाकिस्तान बन चुका था, एक भारत बन चुका था। तो पाकिस्तान का जिन लोगों को लगा कि हम लोग को भारत जाना चाहिए, तो वो सब जो भारत आ गए, यानी कि पाकिस्तान का नागरिक जो भारत आ गया, उन लोगों को भारत में नागरिकता दिया गया। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 6 के तहत। यानी कि पहला जो भारत में था उसको नागरिकता दिया गया संविधान बनने से पूर्व। 6 क्या हो गया? जो पाकिस्तान से भारत आया संविधान बनने से पहले, उसको आर्टिकल 6 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान किया गया। अब आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, कुछ लोगों को लगा कि हम लोग को पाकिस्तान जाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान चल गया। लेकिन फिर उन्हें लगा कि हम लोग को पाकिस्तान नहीं, भारत ही बेटर था, तो वो वापस पाकिस्तान से भारत वापस आ गए। लेकिन संविधान बनने से पहले अगर वो वापस आए हैं तो आर्टिकल 7 के तहत उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत लौट आए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि संविधान बनने के समय जो लोग भारत में थे उन्हें नागरिकता देंगे। आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए उन्हें नागरिकता देंगे। और आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि संविधान बनने से पहले वैसे लोग जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चल गए और वापस पाकिस्तान से भारत आ गए, लेकिन संविधान बनने से पहले उन लोगों को आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 8 क्या है? तो भारत के बाहर रहने वाले भारत उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। यानी कि इसको ऐसा समझते हैं कि ऐसा बहुत सारा व्यक्ति है जिनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वे विदेश में नौकरी करते हैं या फिर विदेश घूमने के लिए गए हैं, तो उन लोगों की नागरिकता को समाप्त नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। यानी कि वो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनका नागरिकता खत्म कर देंगे, नहीं, उनको भी भारत का नागरिक होने का अधिकार बना रहेगा। ये बोलता आर्टिकल 8। अब अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। अब ऐसा है कि हम गए हैं विदेश चल के बाहर में काम करने के लिए, लेकिन हमको वहाँ अच्छा लगा तो हम वहाँ का नागरिकता ले लिए। अगर हम विदेश का नागरिकता ले लेते हैं तो उस स्थिति में हम लोग को भारतीय होने का भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बोला जाए कि अगर विदेश की नागरिकता हम ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या है? तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। यानी कि हम लोग देश में रहते हुए देश के विरोध का अगर जब तक कोई कार्य नहीं करते हैं तब तक हम लोग की नागरिकता बना रहेगा। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है। अगर कोई हम लोग देश विरोधी कार्य करने लगेंगे तो उस स्थिति में हम लोग का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 11 क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद। ये ध्यान देना है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, और यह गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो आर्टिकल 5 क्या हो गया कि संविधान बनने के समय वैसे लोग जो भारत में थे उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि संविधान बनने से पहले वैसे लोग जो पाकिस्तान में थे वे भारत आ गए तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि संविधान बनने से पूर्व वैसे लोग जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चल गए लेकिन पुनः वे पाकिस्तान से भारत आ गए, लेकिन तब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, तो उन्हें आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 8 क्या बोलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में भ्रमण करने के लिए गया है या फिर नौकरी के लिए गया है तो उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगी, वे नागरिक भारत के बने रहेंगे। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि वैसा व्यक्ति जो विदेश भ्रमण करने के लिए गया है या फिर नौकरी करने के लिए गया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद, वहाँ बसने के बाद वो विदेश का नागरिकता ले लिए हैं, तो उस स्थिति में उनको भारत का नागरिकता प्रदान नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि हम लोग भारतीय तब तक भारत के नागरिक रहेंगे जब तक कि हम लोग भारत में कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? तो नागरिकता संबंधी कानून जो भी होगा वो हम लोग का कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और संसद में भी कौन? तो गृह मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो भाग 2 में क्या क्या आ गया हम लोग का? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक आ गया है, जिसमें क्या आता है हम लोग का? भाग 2 में नागरिकता। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, जबकि भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता आता है। कौन सा आर्टिकल? 5 से लेकर 11 तक आता है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये ध्यान देना है कि नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब भाग 3 है। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। तो भाग 3 कहाँ से शुरू होगा? 12 से शुरू होगा। तो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, जिसमें क्या है? हम लोग का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स।
तो देखते हैं कि मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। ध्यान देना है, मूल अधिकार क्या हो गया? जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये याद रखना है कि मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि नागरिकता हम लोग का ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो मूल अधिकार हम लोग का यूएसए के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो हम लोग का मौलिक अधिकार है या फिर जो मूल अधिकार है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि इसको नहीं समझने से भी हम लोग का प्रीलिम्स में कोई असर होने वाला नहीं है। तो मैग्ना कार्टा क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये हम लोग इंग्लैंड से लिए हैं। इंग्लैंड में एक राजा था और वहाँ की जनता एक दिन आई राजा के पास और वो बोले कि हम लोग को एक पेपर में लिख के कि हम लोग को ये सब अधिकार चाहिए। तो वहाँ के जो राजा है उन्होंने बोले कि ठीक है, हम इनमें से आप लोग को बहुत सारा अधिकार देंगे। तो वो जो चार्ट था जिसमें वो सारा अधिकार लिखा था, वो उसी चार्ट को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। यानी कि कुल मिला के जो हम लोग को अधिकार देने की बात कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बस ध्यान देना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो मूल अधिकार को बोला जाता है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसको अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस मैग्ना कार्टा कहा जाता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास हेतु हम लोग का मूल अधिकार क्या है? आवश्यक है। तो मूल अधिकार कौन सा भाग हो गया? ये ध्यान देना है कि मूल अधिकार कौन सा भाग में है? तो भाग 3 में। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, भाग 3 में मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जिसे हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। अब देखते हैं कि संविधान में क्या क्या मूल अधिकार हम लोग को दिया गया है। तो संविधान में वर्णित मूल अधिकार, तो सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, फिर सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक जो वो हम लोग का मूल अधिकार आता है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो है वो हम लोग का समानता का अधिकार का बात करेगा। उसी प्रकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो हम लोग का स्वतंत्रता, किस प्रकार की क्या क्या स्वतंत्रता होगी उसकी बात करेगी। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता जो होगा जो हम लोग का 29 से 30 होगा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। अब है कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, फिर स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि एक्सपोलेशन, शोषण यानी कि एक्सपोलेशन, तो ई, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म यानी कि रिलीजन, तो आर, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो रेमेडीज यानी कि आर, तो ई फॉर इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, एफ फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ई फॉर एक्सपोलेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर फॉर हो गया हम लोग का रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ई फॉर हो गया एजुकेशन यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आर फॉर हो गया रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए ई, एफ, ई, आर, पहले आ गया ई, फिर एफ, फिर ई, फिर आर, फिर ई, फिर आर, यानी कि ई आर आ रहा और ऊपर में ई एफ आ रहा। एक चीज़ हो गया कि सबसे पहले हम लोग का समानता आएगा, फिर फ्रीडम आएगा यानी कि स्वतंत्रता आएगा, फिर एक्सपोलेशन यानी कि शोषण आएगा, फिर आर फॉर रिलीजन यानी कि धर्म आएगा, और फिर ई फॉर एजुकेशन यानी कि शिक्षा आएगा, और आर फॉर रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार आएगा। अब आर्टिकल्स में आते हैं, तो आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक कितना आर्टिकल हो गया? 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल हो गया। फिर 19 से लेकर 22 तक, तो 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल हो गया। फिर 23, 24 2 आर्टिकल हो गया। फिर 25 से लेकर 28 तक, तो 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल हो गया। फिर 29 से 30 तक, तो 29 और 30 2 आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल 32 एक अकेले हैं। तो ये क्या क्या बन गया? 5 बन गया, 4 हो गया। मतलब कि 5 बोलने का मतलब है क्या कि समानता के अधिकार में कितना आर्टिकल है? तो 5 आर्टिकल है।
14 से लेके 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आर्टिकल दिया गया है 19 से लेके 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, तो उसमें 2 आर्टिकल, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 4 आर्टिकल, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 2 आर्टिकल, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 1 आर्टिकल, हम लोग का आर्टिकल 32 आता है। तो ये क्या बन जाता है हम लोग का 5, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, 5, फिर एक कम 4, फिर यहाँ पे 2, 4, 2, फिर 4, 2 और 1। तो हम लोग को समझ में आएगा कि EFER, इसको यहाँ देखते हैं, EFER, E फॉर इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, F फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, E फॉर एक्सपोलेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, R फॉर हो गया हम लोग का रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, E फॉर हो गया एजुकेशन यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, R फॉर हो गया रेमेडीज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे 5 आर्टिकल था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 2 और फिर 1 हो गया, यानी कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार में 5 आर्टिकल है। 5 आर्टिकल में क्या क्या आ जाएगा, तो 14 से लेके 18 तक आ जाएगा। अब 14 से 18 होगा तो 14 को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी यानी कि समानता, और 14 को अगर देखा जाए तो 4 को हम ऐसा भी लिखते हैं 4, तो 4 और माँ को अगर देखा जाए ध्यान से तो 4 जैसा नजर आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग फंसा सकते हैं कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, तो जैसे ही हम लोग आर्टिकल 14 को हम लोग कनेक्ट करें तो बाकी हम लोग ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि 14 हम लोग का इक्वलिटी शुरू होता है। बस यही याद रखना है कि जो इक्वलिटी वाला यानी कि समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। तो समानता में और इधर 4, तो 14 से शुरू होगा। 5 आर्टिकल आएगा तो काउंट कर लेना है, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। फिर आ जाएगा हम लोग का राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, तो 18 पे खत्म हो रहा है तो 19 आ जाएगा। कितना आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, तो 19, 20, 21, 22, तो ये कितना चलेगा, 22 तक चलेगा। फिर आएगा राइट टू एक्सपोलेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कितना आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है, तो 22 पे खत्म है, यानी कि कहाँ पे शुरू होगा, 23 पे शुरू होगा, और 2 आर्टिकल, 23 और 24 हो जाएगा। फिर आ जाएगा हम लोग का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कितना आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, तो कहाँ से शुरू होगा, 24 से अगर खत्म हुआ है तो 25 से शुरू होगा, 25, 26, 27, 28। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का राइट टू एजुकेशन यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कितना है, 2 आर्टिकल है, तो 28 पे खत्म हो रहा है, तो शुरू कहाँ पे होगा, 29 पे, और 2 है तो 29 और 30 हो जाएगा। ध्यान देना 31 कुछ नहीं है अभी, 31 हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। R फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में आता है। तो उम्मीद है कि इससे हम लोग आर्टिकल्स को याद रखने में याद रख सकते हैं। तो भाग 3 में क्या गया हम लोग का मूल अधिकार आ गया। आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, 12 से लेके 35 तक। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में नागरिकता आ गया, तो नाग पंचमी आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार, तो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। यहाँ पे मुख्य रूप से वही सारा आर्टिकल मेंशन करेंगे जो कि हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उन आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, और होगा तो हम उसको नोट्स में भी नहीं लिखेंगे। आर्टिकल 13 क्या बोलता है वो देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग सभी के पास कुछ न कुछ मूल अधिकार होंगे, तो यदि मेरा मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो उस स्थिति में मेरा मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि उसको कम कर दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 बोलता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसको ऐसा समझते हैं कि मेरा तो मूल अधिकार है बहुत सारी चीज़, तो हम क्या किए कि कुछ बोलने लगे जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का, यानी कि हम कोई बात या फिर कोई काम किए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का मान या फिर प्रतिष्ठा में कमी आती है, तो उस स्थिति में मेरा जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको कम कर दिया जाएगा या फिर उस पर रोक लगा दिया जाएगा। तो यही आर्टिकल 13 बोलता है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है पढ़ने का। अब आते हैं सीधे यहाँ पे आर्टिकल 1 में है क्या है, तो समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आएगा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, तो कानून के सामने सब एक समान है और यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। तो आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून के सामने सब समान है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जो भी हो, वो सब कानून के सामने समान है, और ये व्यवस्था हम लोग का ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता जो था वो भी हम लोग का ब्रिटेन से लिया गया था।
तो ये ध्यान देना है कि समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि कानून के सामने समान संरक्षण की व्यवस्था जो है वो हम लोग का अमेरिका से लिया गया है। तो आर्टिकल समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के सामने हर कोई क्या होगा, समान होगा, और ये व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। इसके बाद आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि इन 5 चीज़ के आधार पर, ध्यान रहे यही 5 चीज़, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कोई बोलेगा कि हम इस धर्म का है या इस लिंग का है, यानी कि अगर लड़का लड़की में भेदभाव होगा तो वो आर्टिकल 15 के अनुसार नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन बोलने का मतलब है कि सरकारी नौकरी जो भी है, हम लोग जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें हर किसी को समान अधिकार मिलेगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण के बाद किया गया है, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए वो सही है। तो आर्टिकल 16 क्या बात करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 क्या हो गया, तो उपाधियों का अंत हो गया। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है, किसी के साथ छुआछूत हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 18 बोलता है उपाधि का अंत। लेकिन शिक्षा हो गया, शिक्षा या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, ये सब रख सकते हैं। और विदेशी उपाधि रखने के लिए हम लोग को राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ेगा, यानी कि अगर हम लोग को अमेरिका में कोई उपाधि दिया जा रहा है तो उसको लेने से पहले हम लोग को भारत में राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के सामने सभी समान है। अगर समान है तो जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर भेदभाव नहीं किया जा सकता है मतलब क्या, सरकारी नौकरी यानी कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। तो आर्टिकल 14 का समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 16 हो गया क्या, लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर प्रदान होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि 18 साल में लड़कियों का शादी होता है, तो 18 साल से पहले 1 साल 17 साल तक कोई उसको टच नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में क्या हो जाएगा, उसको बहुत सारा उपाधि मिल जाएगा, यानी कि लड़की की शादी हो जाएगा तो बीवी बन जाएगी, तो वो घर में पुतहू हो जाएगी, या फिर बहुत सारा उपाधि आ जाएगा। ऐसा करके हम लोग याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधि का अंत हो जाएगा, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। तो समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है, वो सारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया हम लोग का राइट टू इक्वल। अब है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फ्रीडम। तो आएगा क्या, एफ आएगा। इसमें कितना आर्टिकल आएगा, 4 आर्टिकल आएगा। तो 4 आर्टिकल। समानता का अधिकार कहाँ पे खत्म हुआ, 14 से लेकर 18 तक। तो ये आ जाएगा हम लोग का 19 से लेके 4 आर्टिकल, तो 19, 20, 21, 22, यानी कि 4 आर्टिकल आ गया 19 से लेके 22 तक। तो आर्टिकल 19 ये क्या है, तो इसमें देखते हैं 19 का 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के तहत हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने का, पुतला जलाने का हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता, हम लोग का आर्टिकल 19(1) के तहत ही दिया गया है। तो आर्टिकल 1 क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत ही बोलने की आज़ादी है। हम कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन वो सारा चीज़ नहीं बोलेंगे जिससे कि सामने वाले की मान प्रतिष्ठा में हानि हो। उस स्थिति में हम लोग के अधिकार को कम कर दिया जाएगा। साथ साथ झंडा लहराने, पुतला जलाने, राइट टू इन्फॉर्मेशन और प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में आता है। आर्टिकल 19 का 2 में क्या आता है, तो सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में देश में कहीं भी आवागमन यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 6 में संपत्ति का अधिकार। तो सबसे पहले 5 तक देखते हैं। आर्टिकल 19 का 1 में क्या बोलता है कि हम लोग को झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सेकंड क्या बोलता है कि सभा करने की स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले अगर बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, उसके लिए कुछ सभा होना चाहिए, तो सभा में बोलेंगे, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता के बाद सेकंड क्या आ जाएगा, सभा करने की स्वतंत्रता। अब धीरे धीरे वो सभा क्या बनेगा, संगठन बन जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा हम लोग का संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब अगर संगठन हो गया तो उस संगठन को देश पे फैलाएंगे, यानी कि पूरा देश में आना जाना होगा, यानी कि देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 5वां में क्या आ जाएगा, अगर हम देश में कहीं भी आवागमन करेंगे तो हम लोग को रुकना भी पड़ेगा कहीं पे, यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में हम लोग निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का 6 क्या बोलता है कि हम देश में कहीं भी रह के कमा सकते हैं, यानी कि संपत्ति के अधिकार का बात करता है। लेकिन
संपत्ति का अधिकार जो है वो हम लोग का मूल अधिकार नहीं है। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे जिसकी वजह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसके लिए क्या हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जहाँ से मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। तो 19 का 6 में जो आता है वो हम लोग का संपत्ति का अधिकार आता है, जो कि संविधान के निर्माण के समय मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में वो मूल अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो गया, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत रख दिया गया। एक आया था 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, और एक आ गया हम लोग का 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आर्टिकल 19 जो कि आता है हम लोग का स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 आता है, जिसमें से पहला जो हो गया हम लोग का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्त करेंगे बोलेंगे हम लोग तो उसके लिए सभा चाहिए। तो दूसरा हो गया 19 का 2 हो गया सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का 3 हो गया, अब सभा करेंगे तो संगठन बनेगा, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 4 क्या हो गया, तो अगर संगठन होगा तो देश में उसको फैलाएंगे तो देश में कहीं भी आएंगे जाएंगे, यानी कि देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता हो गया। आर्टिकल 5 क्या हो गया, अगर आवागमन करेंगे तो हम लोग कहीं पर निवास करेंगे, यानी किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता हो गया। अब संपत्ति के अधिकार को हम लोग का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसको थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे देखते हैं। तो आर्टिकल 19 का 1 को हम लोग क्या मान सकते हैं, ए ले सकते हैं ए, 19 का 2 बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और जो 6 है वो आ गया हम लोग का एफ, 6 आ गया एफ, एफ फॉर फॉल्स, एफ फॉर क्या होगा फॉल्स होगा, यानी कि गलत है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, एफ फॉर फॉल्स, यानी कि संपत्ति का अधिकार हम लोग का गलत है, कि वो हम लोग का संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग याद रख सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि 19 का 6 में एग्जिस्ट करता था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आर्टिकल 7 व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो याद कैसे रखेंगे, बोलने की स्वतंत्रता है, फिर हम बोलेंगे कहाँ पे, सभा में, तो सभा करने की स्वतंत्रता। अब सभा क्या होगा, संगठन बनेगा, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब संगठन है तो क्या होगा, पूरे देश में घूमेंगे, यानी कि आवागमन करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अगर घूमेंगे तो हम लोग रहना भी होगा, यानी कि देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है संपत्ति, तो उसको हटा के हम लोग कानूनी अधिकार बना दिए। उसके बाद आता है 7 में आता है हम लोग व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये सब आ गया हम लोग का आर्टिकल 19 में आ गया। अब है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि हमारे भारत के मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, तो 7 होगा, लेकिन वर्तमान समय में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें से एक स्वतंत्रता जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 जो है वो हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आर्टिकल 20 आता है, तो 20 में क्या, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संरक्षण में संरक्षण। इसको याद कैसे रख सकते हैं, 20 है, 20 है, 2020 में क्या आया था, कोरोना आया था, बहुत सारा दोष लग गया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिकल 20 यानी कि 2020। या फिर जनरली इधर 20 साल की उम्र में लड़कियों का शादी नहीं होता है, या फिर 20 करके बहुत सारा नेगेटिव बात बोला जाता है, तो 20 में क्या, तो बहुत सारा दोष लग जाता है। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन सा आर्टिकल 20 है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। पहला, एक अपराध की एक सजा, अपराध करते समय जो कानून है उसके तहत सजा, और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 क्या, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला क्या हो गया, एक अपराध का एक सजा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम चोरी किए हैं तो उसका एक बार हमको सज़ा मिल गया, अब फिर से मन किया तो हमको फिर से सज़ा दे देगा, नहीं, अगर एक अपराध किए हैं तो उसका एक ही सज़ा मिलेगा। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 20 का ए बोलता है। सेकंड क्या है कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा देगा। जैसे कि हम चोरी किए, उस समय कानून क्या था कि जो चोरी करेगा उसको 2 साल का जेल होगा, लेकिन जैसे ही हम चोरी किए और हम जैसे ही अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के 1 दिन बाद ही कानून बन गया कि जो चोरी करेगा उसको फांसी की सज़ा देगा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फांसी में चढ़ा देगा, क्योंकि हम चोरी कब किए थे, जब संविधान में कोई चेंजिंग नहीं आया था, जब रूल क्या था कि चोरी करने के लिए हम लोग को 2 साल का सजा होगा। यानी कि अपराध जिस समय किए हैं उस समय जो कानून है उस कानून के तहत ही हमको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। थर्ड क्या हो गया कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर पुलिस मार पीट के बोलता है कि आप एक्सेप्ट कर लो तो ऐसा वो नहीं कर सकता है कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। ये सारा स्वतंत्रता कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 20 में, कि एक अपराध का एक सजा होगा, सजा के समय जो कानून होगा उसके अकॉर्डिंग सजा दिया जाएगा, और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। अब है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी कि जो भी कानून है उस कानून के अकॉर्डिंग ही किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। जनरली लड़कों का 21 साल में क्या होता है, 21 साल में संवैधानिक उम्र, 21 साल में उसका शादी का उम्र हो जाता है। तो शादी होने के बाद न तो प्राण रहता है और न दैहिक स्वतंत्रता रहता है। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अब है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको इतने में ही नहीं रखा, इसको थोड़ा और भी एक्सटेंड किया। इसमें क्या कर दिया कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन, यानी कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन मेरा कोई गरिमा नहीं है। हम कोई भी आ रहा गाली दे रहा, कोई भी आ रहा मार के चल जा रहा, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा, तो उससे मेरा गरिमा का हनन हो रहा। तो ऐसा नहीं, गरिमापूर्ण जीवन भी होना चाहिए, मेरे गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए। यानी कि मेरा जीवन में जो भी चीज़ है उसको गोपनीयता रखने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 21 देता है। भोजन का अधिकार देता है, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, अगर स्वच्छ पर्यावरण ही नहीं रहेगा, अगर पॉल्यूटेड एयर रहेगा तो क्या होगा, हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा, जिसकी वजह से मेरा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में हनन होगा। यानी कि हम लोग को स्वच्छ पर्यावरण भी उपलब्ध कराने का अधिकार है। ये सब कहाँ पे शामिल किया गया, तो आर्टिकल 21 में हो गया। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर कोई भी गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलने से क्या वो पोल्यूशन कर रहा है, और वही पोल्यूटेड एयर हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, जिससे हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि वो जो वाहन है जहाँ से धुआं निकल रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, जिससे कि मेरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बना रहे। तो आर्टिकल 21 वही बोलता है कि गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए, गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए, भोजन का अधिकार होना चाहिए, रोजी रोटी का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कौन देता है, तो आर्टिकल 21 देता है हम लोग को। प्लस अगर किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को अगर हम लोग को वंचित करना है तो वो ऐसे ही नहीं कि मन किया तो वंचित कर दे, नहीं, जो भी विधि है, जो भी कानून है, उसके द्वारा ही उससे वंचित किया जा सकता है। इसी के तहत अधिक धुआं देने वाले वाहन को पुलिस चालान काटता है ताकि वो क्या करेगा, गाड़ी का अपना रिपेयर करेगा, उसको फाइन नहीं देना होगा। और फाइन नहीं देगा मतलब रिपेयर हो गया है, मतलब क्या उससे पॉल्यूटेड एयर नहीं निकलेगा और हम लोग बचे रहेंगे। तो यही बोलता है आर्टिकल 21 कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत क्या आ गया, हम लोग का गोपनीयता यानी कि निजता का अधिकार आ गया। यानी कोई प्रेशर डालता है कि बताओ क्या है, तो नहीं बताना है उसको, आर्टिकल 21 पढ़ाना है। ये आर्टिकल 21 बोलता है कि निजता का अधिकार है, तो आप हमसे पूछ नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती हमसे नहीं कर सकते हैं।